आज तुम्हारे साथ गड़बड़ होने वाला है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो आपने इन सब की शुरुआत कैसे की? ज्योतिषी है, उसने मेरा ऐसा ऐसा फलादेश कर दिया कि डर गए मेरे घर परिवार वाले। तो उस समय मैंने कुछ निर्णय लिया था, मैं भविष्य में वो बनूंगा जो कोई नहीं बना। 2025 इसमें कौन सक्सेसफुल होगा, किसको सफलता ज्यादा मिलेगी? लाइफ में किन किन पड़ाव पे और किन किन चीजों पे ग्रह का कंट्रोल होता है? गर्भ से लेकर मृत्यु तक का जो समय है पूरा ज्योतिष से कनेक्टेड है और ज्योतिष से जुड़ा हुआ रहेगा। और हाल ही में जैसे एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का गिर के विस्फोट हो गया, उसमें केवल एक ही इंसान उस पर बच पाया है। तो ये भी पहले से बता सकते हैं? कौन सी सीट पे बैठा था? 11A पर बैठा था। एक जो है वो सूर्य का कारक है। सफल तो हर किसी को होना है, हर कोई चाहता है। तो किन किन ग्रहों का होना जरूरी है? अगर 9 के 9 ग्रहों का अगर सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो व्यक्ति का जीवन मिलेनियर बिलेनियर। सबको पता था कि कांग्रेस आ सकती है, 64 सीटों पे जो है वो कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, लेकिन लास्ट मोमेंट में सब पलट गया। तो ये भी योग है या फिर उन्होंने वो नंबर वाला गेम खेला, कारों का नंबर का गेम। वो नंबर सारे इनकी न्यूमरोलॉजी के विपरीत थे कि सरकार से हाथ धोना पड़ा। आज के दिनों पे युवा है वो पहले सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, फिर अगर नहीं हुआ तो छोड़ के व्यापार की तरफ भागता है। क्या ये हमें पहले ही पता कर लेना चाहिए कि कहाँ स्थिर होने वाले हम? कि आप इधर उधर नौकरी में चाकरी में क्यों भटक रहे? एक बार एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ ना। शनि की 7.5 चल रही है, ये वर्ड बहुत सुनने मिलता है, ये है क्या एक्चुअली? हर पीली दिखने वाली चीज सोना नहीं होती है। हर दैया हर 7.5 कष्ट देने वाली नहीं होती, सुख देने वाली भी होती है। ये दुनिया एक बहुत ही अजीब समय से गुजर रहा है, जहाँ कहीं वॉर हो रहे हैं, कहीं राजनीतिक बदलाव है, एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और हमारे साथ जो आज शख्स हैं हमारे पॉडकास्ट में, इन्होंने बहुत पहले ये सारी चीज़ें भाप ली थी। मिलते हैं हम पंडित अजित शास्त्री जी से, जिन्हें हम प्यार से गुरुजी बोलते हैं। ज्योतिष के माध्यम से 2025 की इन्होंने न केवल चेतावनी दी थी, बल्कि ये भी बताया था कि ये साल बहुत लोगों के जीवन के लिए निर्णायक होने वाला है। कहते हैं अजित शास्त्री गुरुजी ना केवल भविष्यवाणी बताते हैं, बल्कि राह दिखाते हैं और समाधान भी लेकर आते हैं। गुरुजी से हम लोग काफ़ी चीज़ों पे बात करने वाले हैं, जिसके लिए आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई थी और इन सब से हम कैसे निपट सकते हैं। तो मिलते हैं गुरुजी अजित शास्त्री से। गुरुजी बहुत बहुत स्वागत है हमारा पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही आपको बता दूं कि मैं ग्रह नक्षत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूं। मैंने आज तक अपना हाथ भी किसी को नहीं दिखाया, लेकिन आप रायपुर के सबसे बड़े ज्योतिषी माने जाते हैं, हम आपका वीडियो देखते रहते हैं। तो आज चूँकि हमें मौका मिला आपसे पॉडकास्ट करने का, तो देखते हैं अंत तक मैं कितना कन्विंस होता हूँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई ऐसे लोग आते हैं, मुझे आनंद भी आता है जब लोग कहते हैं मुझे ज्योतिष पर विश्वास नहीं है, मुझे वास्तु पर विश्वास नहीं है। मैं कहता हूँ एक बार मेरे पास आओ, मैं ज्योतिष और वास्तु पर कैसे विश्वास कराना है मुझे आता है। तो निश्चित तौर पर आपको भी इस पर श्रद्धांजलि जुड़ेगा। स्वागत है आपका हृदय से। पहला क्वेश्चन मैं उसी से चालू करता हूँ कि लाइफ में किन किन पड़ाव पे और किन किन चीज़ों पे ग्रह का कंट्रोल होता है? मुझे लगता है जन्म से लेकर तो से भी पहले अगर बात करें, गर्भाधारण से लेकर के व्यक्ति की मृत्यु तक का डेस्टिनी, एवरीथिंग इज सेट। सारा कुछ सेटेड है और वो सारा सेटेड है, वो सारे प्लानेट में रिजर्व है और इसके अलावा सारा वहाँ पर मेमोरी में फुल है। बस समय के अनुसार जब जो प्रोग्राम चलाना है वहाँ से चलाया जाता है। तो निश्चित तौर पर गर्भ से लेकर मृत्यु तक का जो समय है पूरा ज्योतिष से कनेक्टेड है और ज्योतिष से जुड़ा हुआ है और ज्योतिष से जुड़ा हुआ रहेगा। इसका मतलब हम लोग सारा चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्या होने वाला है, क्या होगा? बिल्कुल प्रेडिक्ट किया जा सकता है। मैं आपको चलो एक एग्जांपल देता हूँ। आपने कीरो का नाम सुना होगा, शायद वर्ल्ड का उनसे बड़ा ज्योतिषी ना कोई दूसरा हुआ है ना होगा। पाम में रीडिंग में, हस्तरेखा में, एक बार वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक व्यक्ति ने देखा, अरे साहब ये तो कीरो साहब बैठे हैं। तो कीरो जी से हाथ दिखवाया जाए, ट्रेन चल रही है, टाइम पास हो जाएगा, मेरा भविष्य देख लेंगे। वैसे तो उनके पास में टाइम नहीं है, लंबी कतार लगाने के बावजूद भी नंबर नहीं आता है। उन्होंने कहा कीरो साहब मैं आपका बहुत ज़बरदस्त फ़ैन हूँ, मेरा हाथ देख लीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, चलती हुई ट्रेन में मैं हाथ नहीं देखता हूँ, चलती हुई गाड़ी में, बस में हाथ नहीं देखा जाता है, एक स्थान पर खड़े हो जाते तब हाथ देखते हैं, मेरे पास आइए देखूंगा। वो व्यक्ति पीछे पड़ गया, नहीं गुरुजी आपको देखना पड़ेगा। बार बार पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि उसने बार बार हाथ
जब गुरुजी के सामने किया, कीरो के सामने किया, तो नो डाउट एक बात ध्यान रखिए, जब बार बार आप मेरे सामने हाथ करोगे तो एक बार नज़र पड़ेगी। और जैसे ही कीरो साहब की नज़र उसके हाथ पर पड़ी, शॉक्ड हो गए। उनके पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, बेटा और कौन कौन है तुम्हारे साथ? बोले, मेरी पत्नी आई है, मेरे बच्चे हैं साथ में, वो बैठे सामने। बोले, बुलाओ उनको। तुरंत बुलाए, पत्नी का हाथ देखा, बच्चों का हाथ देखा, वो और बेचैनी बढ़ गई इनकी। उन्होंने ट्रेन में आजू बाजू के लोगों के हाथ देखना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कीरो जैसा गंभीर व्यक्ति 2-4 बोगियों में जाकर के लोगों के हाथ पकड़ पकड़ के देखने लगा। उसे अंदाजा लग गया कि बात मामला क्या है। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, कीरो साहब उतरे, सीधे स्टेशन मास्टर के पास गए, बोले इस ट्रेन को रुकवा दो। क्यों? बोले थोड़ा सा आगे जाने के बाद इसका एक्सीडेंट होगा और भयावह एक्सीडेंट होगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। बोले आप कौन हैं? स्टेशन मास्टर ने बड़ी सरलता से पूछा, आप कौन हैं? उसने कहा, भाई साहब मैं एक ज्योतिषी हूँ और लोगों के अभी भी हाथ देख के आ रहा हूँ, उसके अनुसार मैंने इसका फलादेश किया है। अरे बोले गजब बात करते हो, एक ज्योतिषी के कहने पर अगर मैं ट्रेन रुकवा दूँ तो मामला ठीक ही हो जाएगा। बोले आप बैठिए चुपचाप। कीरो साहब शांति से वहीं स्टेशन मास्टर के केबिन में बैठ गए। ट्रेन निकल गई। मुश्किल से 15 मिनट बाद खबर आई, ट्रेन का भीषण एक्सीडेंट हुआ और लगभग 400 लोग मारे गए। अच्छा, तो ये निश्चित तौर पर व्यक्ति ज्योतिषी अगर सही ज्योतिषी है, ज्योतिष का एक्चुअल उसको ज्ञान है, विधिवत उसको ज्ञान है, सही उसकी शिक्षा है, तो वह व्यक्ति एवरीथिंग उसमें से निकाल के दे सकता है। और ऐसे कई उदाहरण, एक नहीं सैकड़ों हजारों उदाहरण हमारे सामने आए हैं, आते हैं, आते रहेंगे। किन किन पॉइंट्स को ध्यान रखते हैं आप किसी का प्रेडिक्शन करने से पहले? देखिए, प्रिडिक्शन करने वाले, आज ज्योतिष पर फलादेश करने वाले, कुंडली देखने वाले, हस्तरेखा देखने वाले हिंदुस्तान में, हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे प्रदेश में, हमारे रायपुर में हजारों लोग होंगे। लेकिन जनरली ज्योतिषी के पास जाके ज्योतिषी सबसे पहले आपका हाथ देखेगा, कुंडली देखा, कई बार डरा देता है कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, ये हो सकता है, वो होगा। और पॉजिटिव चीज़ों पर कम फोकस, नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करता है। और जैसे ही नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करता है वो व्यक्ति डर जाता है। किसी की मृत्यु अगर, भाई साहब राठौर साहब, आपकी मृत्यु अगर 4 दिन बाद लिखी है और मैं बोल दूँ 4 दिन बाद आप मर जाओगे, तो 4 दिन बाद तक तो छोड़ो, 2 दिन में आप टेंशन में मर जाओगे। तो ये व्यक्ति का स्वभाव होता है, ह्यूमन नेचर होता है। तो ऐसी कंडीशन में जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं उसके हाथ के 95% पॉजिटिविटी देखता हूँ। और ये बेटा गजब का योग है, 2026 में तेरा मकान बनने वाला है, 2027 में तेरी शादी होने वाली है, तेरे परिवार में खुशियाँ आने वाली है, सुंदर संतान प्राप्ति होगी, घर में धन धान की वृद्धि होगी, सारी अच्छाई चीज़ें जो भी पॉइंट टू पॉइंट है पहले बताऊंगा, व्यक्ति बिल्कुल प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, जब कमियां हैं जहाँ पर, फिर उसको प्यार से समझाऊंगा, बेटा 2025 चल रहा है, सितंबर महीने में थोड़ा सा सावधानी रखना, गाड़ी घोड़ा हिसाब से चलाना, और हो सके तो एक वाहन दुर्घटनानाशक यंत्र अपनी गाड़ी में लगा लेना। और जब भी निकलो प्रभु का नाम लिखना, अपने आराध्य देव का नाम लेकर के निकलना, सावधानी रखना, बाकी टेंशन नहीं लेना, बाकी बहुत बढ़िया है। तो जब व्यक्ति को बताते हैं तो व्यक्ति को सारी पॉजिटिविटी के बाद एक नेगेटिव चीज को बताने का भी तरीका बदल देते हैं, तो व्यक्ति प्रसन्न होकर के जाता है और व्यक्ति उस सितंबर माह में अपने आप सुधार करता है। तो मेरा बताने का जो तरीका है, मैं इसी तरीके से बताता हूँ कि व्यक्ति को डराना नहीं है, व्यक्ति को जगाना है। व्यक्ति को सिर्फ जगाना नहीं है, व्यक्ति को अवेयर करना है। और व्यक्ति को सिर्फ अवेयर नहीं करना है, व्यक्ति के जीवन में खुशियों को भरना है और खुशियों से उसके जीवन में झोलियों को, दामन को धन धान से भरपूर करने में अपना एक योगदान प्रदान करना, बस इसी आधार पर कार्य करता हूँ। तो हमेशा आप हाथ देखते हैं? मैंने सुना है पैर की रेखा भी देखते हैं आप। देखिए, सामुद्रिक ज्ञान होता है, सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक प्रत्येक अंग में फलादेश निकलता है। मस्तिष्क रेखा से निकलता है, फेस रीडिंग से निकलता है, हस्तरेखा से निकलता है, पैर रेखा से निकलता है, और इससे भी ज़्यादा एडवांस अगर कोई चीज़ है वो है गोचर। सिर्फ मात्र अंगूठा देख करके व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी दे देना, वो कहलाता है गोचर। तो मैं गोचर का भी अध्ययन करता हूँ। कुछ नहीं चाहिए साहब, आप तो सिर्फ अंगूठा लेके आ जाओ अपना, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी मैं देख लूँगा। तो ये देखने का हस्तरेखा से भी देखता हूँ, पाद रेखा भी देखता हूँ, फेस रीडिंग भी करता हूँ, व्यक्ति के अंगूठे को गोचर को देखकर भी करता हूँ, कुंडली को भी देखता हूँ। ऐसे बहुत सारे
ज्योतिष के लगभग सभी अंगों को, कुछ चीज़ों को जो दे दें जो चाइना की देन है, कुछ इधर तो देशों से आ गई, वो कार्ड आ गया है, टैरो कार्ड आ गए, सब इन सब चीज़ों को ना मैं देखता हूँ, ना देखा हूँ, ना ही कभी इस पर मैं देखने का प्रयास करूँगा। तो आपने इन सब की शुरुआत कैसे की? आपने बचपन में आपको पता था क्या कि मैं इन सब की पढ़ाई करने वाला हूँ, इस पे महारत हासिल करने वाला हूँ? मनीष जी, एक प्रसंग मुझे याद आता, बचपन में बहुत छोटा था तो जब मैं छोटा था तो उस समय 2-3 बातें आईं। गांव में एक टीवी आई, शनिवार को आधी फिल्म आती थी, रविवार को आधी आती थी। कई बार लोगों ने उसमें दुत्कारा, कई बार वो हवाई जहाज़ दिखी, मैं बोला काश मैं भी कब उस हवाई जहाज़ में बैठूंगा। एक गांव में ज्योतिषी आया, उसने मेरा ऐसा ऐसा फलादेश कर दिया कि इसका कोई वो नहीं, डर गए मेरे घर परिवार वाले। तो उस समय मैंने कुछ निर्णय लिया था कि मैं भविष्य में वो बनूंगा जो कोई नहीं बना, मैं भविष्य में वो करूंगा जो कोई नहीं किया। और तीसरी बात ये फिक्स थी कि मैं ज्योतिष का आगे कार्य करूं ना करूं डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं है, लेकिन ज्योतिष का अध्ययन जरूर करूंगा। ज्योतिष का अध्ययन करते करते मुझे लगा कि और डीप में जाना चाहिए। कुंडली को देखा, फिर और डीप में जाना चाहिए, हस्तरेखा सीखा, फिर लगा और डीप में जाना चाहिए, फेस रीडिंग सीखा, लगा थोड़ा और डीप में जाने चाहिए, पाद रेखा देखा, लगा थोड़ा और डीप में जाना चाहिए, तो वास्तु को सीखा, लगा कुछ और डीप में जाना चाहिए, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ गया, और एक साथ एक एक दो नहीं अधिक बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का सौभाग्य मिला। तो निश्चित तौर पर मेरा एकमात्र ध्येय था शुरू से, वो बचपन से ही लक्ष्य था कि मुझे कुछ अच्छा करना है, और कुछ अच्छा करने के साथ साथ में लोगों को एक सही अवेयरनेस देना है, और लोगों को अच्छी शिक्षा देना है, लोगों को गलत जहाँ भटक रहे भटकाव से बचाना है। तो ये अध्ययन से होता है कि इंस्टिंक्ट से होता है? जैसे बहुत सारे मैंने टीवी सीरियल देखे हैं कि उसमें लगता है कि सब इंस्टिंक्ट से हो रहा है। इस विषय पे कहना चाहूँ, हो सकता है इंस्टिंक्ट से होता हो लोगों का, बट मैंने तो इसका प्रॉपर अध्ययन किया है। और अध्ययन करने के साथ साथ सबसे बड़ा अध्ययन पता क्या होता है? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। लगातार आप अध्ययन एक ही चीज का करते रहो। आप जिस काम को कर रहे हो उसी काम को लगातार करते रहो। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब आप लगातार उसमें अध्ययन करते रहते हो, तो मेरे पास तो कई लोग आते हैं तो मुझे उनकी संतुष्टि के लिए हाथ देखना पड़ता है, उनकी संतुष्टि के लिए पैद रेखा देखना पड़ता है, उनकी संतुष्टि के लिए कुंडली देखना पड़ता है। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती, व्यक्ति का फेस देखते ही पता चल जाता है क्या है मामला। तो ये अध्ययन करते करते अपने आप आ गया, और निश्चित तौर पर कोई स्टिंग नहीं, ये प्रॉपर अध्ययन है या स्वाध्याय है, और इसी का परिणाम है, और सतत प्रयास है, लगातार करते रहना। तो आप डॉक्टर भी लिखते हैं जी। तो आपने किन किन विषयों में पीएचडी किया हुआ है? 2 पीएचडी हैं, एक मेरी भक्तांबर जिस पर यंत्र मंत्र तंत्र पर मेरी पीएचडी है, दूसरी पीएचडी जो है मेरी वो है हॉस्पिटल एस्ट्रोलॉजी पर। ओके। जो हॉस्पिटल एनर्जी पर जो मैंने वो किया है, तो उसमें एक तो हॉस्पिटल वास्तु निकल आता है, हॉस्पिटल वास्तु पर मेरी पीएचडी होगी। साथ ही साथ व्यक्ति जब आता है तो जो डॉक्टर बहुत सारी बीमारियों को जब नहीं पकड़ पाता है तो बोलता है कि आप समझ में नहीं आ रहा है, और जिनको डॉक्टर को पकड़ने के लिए आप जाओगे, कहोगे साहब पेट में दर्द है, सबसे पहले वो सोनोग्राफी लिखेगा, पेट का दुनिया भर सिटी स्कैन लिख देगा, आपको ब्लड टेस्ट लिखेगा, यूरिन टेस्ट लिखेगा, जमाने भर के टेस्ट लिखने के बाद वो रिपोर्ट दिखेगा, उसमें भी कंफ्यूज होगा, इस रिपोर्ट को दोबारा करवा के आओ, इसमें डाउट है, फिर वो दूसरी लैब से टेस्ट करवाता है। लेकिन हमें ना किसी लैब की ज़रूरत है, हम व्यक्ति का सिर्फ हस्तरेखा देख करके आपको क्या क्या बीमारी है, कब से है, क्यों है, या फ्यूचर में क्या बीमारी आ सकती है, उसके लिए क्या सावधानी आपको रखना चाहिए, ये निश्चित तौर पर जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी किया है उससे इस चीज़ों को पता चलता है। दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग नाम लगे मुझे। तो यंत्र मंत्र तंत्र क्या होता है? आपने यंत्र देखे होंगे बहुत सारे, वाहन दुर्घटना शाखा, हनुमान, बगुलामुखी यंत्र, बहुत सारे यंत्र देखे होंगे। वो यंत्र है, एक मंत्र होता है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अरहम नमः, ये मंत्र होता है। एक तंत्र होता है, तंत्र विद्या, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करना, दिस इज ऑल्सो तंत्र। ये तंत्र क्रिया होती है। तंत्र क्रिया के लोगों ने अर्थ अलग अलग निकाल लिए। तंत्र के वैसे लोग 5 प्रकार का तंत्र समझते हैं, मोहिनी, वशीकरण, थम्मन, स्तंभन, मुठ मारण जिसको कहते हैं, लेकिन ये तंत्र नहीं है, तंत्र के भी प्रयोग है। तो ये वशीकरण सच में होता है? मतलब ये प्रैक्टिकली निश्चित तौर पे होता है।
100% होता है। वशीकरण के कई प्रयोग हैं, कई तरीके से होता है, कई बार किया है, लेकिन वशीकरण मेरा एक नियम है, मैं गलत तरीके से नहीं करता हूँ। कई बार लोग आए कि साहब मुझे वो लड़की बहुत पसंद है, कोई कहे कि साहब मेरे लिए वो औरत बहुत पसंद है, वशीकरण कर दो, उसका पति उसको छोड़ दे, मेरे पास आ जाए। नहीं साहब, ना, मर जाना पसंद है, गलत वशीकरण नहीं करना। कोई गलत संगत में जा रहा है, गलत मार्ग पे जा रहा है, उसको वशीकरण करके सदमार्ग पे लाने का काम करते हैं। निश्चित तौर पे इन सब का प्रयोग होता है, वो 100% होता है। इम्पोर्टेंस क्या है सब चीज़ों की, ज्योतिषी की, ग्रह नक्षत्र की हमारे जीवन में? हमको कितना इसको वैल्यू देना चाहिए और कितना इनको मानना चाहिए? जितना व्यक्ति को जीने के लिए सांसों की आवश्यकता है, उतनी व्यक्ति को जीवन में ज्योतिष की आवश्यकता है, बशर्ते एक सही ज्योतिषी मिले। ऐसा ना हो कि नीम हकीम खतरे जान कहीं भी चले जाओ और आप लुट पिट के आ जाओ, आपका ज्योतिष से विश्वास हट जाए। ऐसा मत कीजिए। सही ज्योतिषी के पास जाइए, योग्य ज्योतिषी के पास जाइए, पढ़े लिखे ज्योतिषी के पास जाइए। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, वो आपकी, देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज्योतिषी इन द सेंस मी ऑल्सो, मैं आपकी सृष्टि बदल नहीं सकता हूँ, मैं आपकी दृष्टि बदल सकता हूँ। मेरे अंदर सृष्टि बदलने की क्षमता नहीं है, लेकिन दृष्टि बदलने की जरूर क्षमता है। तो व्यक्ति को सिर्फ मैं दृष्टि बदल सकता हूँ, सृष्टि नहीं बदल सकता हूँ। और सृष्टि बदलने की क्षमता होती तो मैं स्वयं भगवान बन जाता। ना मैं भगवान हूँ, ना मैं ईश्वर हूँ, ना ही कोई बड़ी ताकत हूँ। मैं सामान्य आपके जैसा इंसान हूँ। बस फर्क इतना है कि आप जिस फील्ड में काम करते हो उसके मास्टर हो, और मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसका मास्टर हूँ। आप सामान्य व्यक्ति हैं, मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। लोग जरूर ज्योतिषी को बहुत बड़ा मान लेते हैं, डॉक्टर को मान लेते हैं, भगवान हो आप, भगवान हो। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सच्चाई। और मैं तो इस बात को कहता हूँ, जीवन में इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हमेशा अपन को एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह जरूर लेना चाहिए। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, बहुत बढ़िया, अभी प्रसंग बस याद आ गया। एक स्टेशन पर उतरा और स्टेशन पर उतर करके मैंने कहा कि भाई साहब मुझे फलां जगह जाना है, रिक्शे वाले से। रिक्शे वाले ने कहा कि भाई साहब 200 रुपये लेंगे। मैंने थोड़ी होशियारी दिखाई, मैंने कहा साहब इस नगर में नया नहीं हूँ, आते रहता हूँ, सही रेट लो, 100 रुपये ले लो। उसने कहा नहीं, मना कर दिया। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा, एक ही सूटकेस है। और मैं निकल गया। मुझे जाना था पूर्व दिशा की ओर, स्टेशन से मैं पश्चिम की ओर बढ़ गया। बढ़ते गया 1-1.5 किलोमीटर चला, इतना थक गया, सांस फूलने लगी। लेकिन वो रिक्शा वाला भी हिम्मत नहीं हारा, पीछे आ गया। मैंने कहा भाई साहब अब बोलो कितना लोगे उस स्थान का? बोला 400 रुपया। नहीं पगला है क्या? स्टेशन पे तुमने 200 बोले थे, आधा रास्ता तलक तय करके आ गया, 100 रुपया होना चाहिए। बोले नहीं भाई साहब, आप गलत दिशा में आए हो, आपको उधर जाना था, आप इस तरफ बढ़ गए हो, इसलिए अब आपका टिकट 200 की है, 400 लगेगी। फिर मैं 400 दे के बैठा उस पर। वही विषय है कि आप काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आपकी डेस्टिनी क्या है, प्रॉपर किस में सफलता पाओगे। और जब आपको किस दिशा में बढ़ना चाहिए वो पता नहीं, गलत दिशा में अगर आप बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए कहते हैं एक बार ज्योतिषी से अपने जीवन में फलादेश जरूर करवाना चाहिए। फलादेश करने से वो बताया था भाई इस दिशा में तुमको ज़्यादा सफलता मिलेगी, इस दिशा में काम कर रहे हो, ठीक है, ये रास्ता सही है, लेकिन अगर इस दिशा की ओर बढ़ोगे तो बहुत ज़बरदस्त तरक्की करोगे। तो ये चीज़ें जो होती हैं, तो निश्चित तौर पर जीवन में एक बार ज्योतिषी के पास में जरूर जाना चाहिए। अब जैसे हम लोगों ने तो केवल राहु केतु सुना है, ऐसे और कितने ग्रह नक्षत्र होते हैं जिनको आप लोग मानते हैं? ग्रह नक्षत्रों की बात करें तो भारतीय ज्योतिष में 9 ग्रहों को प्रधानता दी गई है। सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, गुरु ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, राहु ग्रह और केतु ग्रह। इन 9 ग्रहों का अलग अलग स्वभाव होता है, अलग अलग उनका फलादेश होता है, अलग अलग उनका नेचर होता है, और उन अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग वो अलग अलग काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर 9 ग्रहों का अपना अपना एक अलग अलग प्रभाव है। सफल तो हर किसी को होना है, हर कोई चाहता है, तो किन किन ग्रहों का होना ज़रूरी है? मैं कहूँ अगर आपको कि आपको चलने के लिए तो एक पैर ही काफ़ी है, दूजा भी साथ दे तो और बात है। मैं चला था अकेला, तुम भी साथ दो तो और बात है। तो यही बात है कि ग्रहों में पर्टिकुलर किसी 1-2 ग्रह से भी जीवन यापन चल सकता है सपोर्ट करने से, लेकिन अगर 9 के 9 ग्रहों का अगर सपोर्ट मिल जाए, सहयोग मिल जाए, तो व्यक्ति का जीवन मिलेनियर बिलेनियर, तो खैर पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, व्यक्ति का जीवन बहुत आध्यात्मिक, धार्मिक, सरल, सहज, विनम्र और एक
आइडियल पर्सन की तरह उसकी पहचान बनती है। तो निश्चित तौर पर 9 ग्रहों का अपना अपना प्रभाव है और अलग अलग प्रभाव होने के कारण उनका अलग अलग, जैसे जिसको शुगर हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, तो साहब कौन सी गोली से फायदा, शुगर की भी खाना पड़ेगा, बीपी की खाना पड़ेगा, थायराइड की भी खाना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की, जितनी बीमारी है सबकी अलग अलग दवाई खाना पड़ेगा। ऐसी 9 ग्रहों में 9 ग्रहों का अलग अलग प्रभाव है, वो सब अलग अलग कार्य करते हैं, तो सबका सहयोग जरूरी है। और जो सबकी राशि अलग अलग होती है वो क्या बताती है? देखिए, राशि तो 12 है, राशि 12 है और करोड़ों में, अरबों में लोगों की जनसंख्या है। राम की भी राशि एक थी, रावण की भी एक थी, कंस की भी एक थी, कृष्ण की भी एक थी, सबकी राशि एक थी। लेकिन उसके बावजूद भी मारीची की राशि एक थी, महावीर की राशि एक थी, लेकिन उनके दोनों के स्वभाव अलग थे, काम करने का तरीका अलग था, स्वभाव अलग था। तो राशि मस्ट नहीं है, उनके जन्म के समय कौन सा ग्रह, कौन सा गोचर किस स्थान पर बैठा है, वो महत्वपूर्ण बात रखता है। और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है कि उसने पूर्व में किया कैसा है। क्योंकि कल का किया हुआ पुरुषार्थ, इन द सेंस पूर्व जन्म का, कल का किया हुआ पुरुषार्थ आज भाग्य बनकर फलीभूत हो रहा है, और आज का किया हुआ पुरुषार्थ कल भाग्य बनकर फलीभूत होगा। तो निश्चित तौर पर ये पूरी चैन है, चैन सिस्टम है, कंटिन्यू घूमते रहती है। तो इस बात को समझना चाहिए कि राशि ही सब कुछ नहीं है, ग्रहों का खेल, पूर्व जन्म के कर्म, आपके कैसे कर्म हैं, उन सब का फल अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जैसे पेपर में आते हैं राशि लिख के, सबके अलग अलग लिखे होते हैं कि आज का दिन कैसा था, महीने का कैसा रहेगा, तो वो सत्य होता है, उसको माना जा सकता है? देखिए साहब, राशियों के विषय में कहूँगा, हर व्यक्ति की 2 राशि, जब मैं ज्योतिष नहीं करता था तो मेरी भी 2 राशि, जन्म की राशि कुंभ है और वैसे मेरी राशि मेष है। 2 राशि नाम अलग अलग, घर में एक नाम अलग बोलते हैं, एक नाम स्कूल में अलग होता है, 2 नाम होते हैं, दोनों की अलग अलग राशि होती है। तो पेपर पढ़ता था मैं, सबसे पहले एक राशि देखता था, उसमें लिखा आज तुम्हारे साथ गड़बड़ होने वाला है, एक्सीडेंट हो सकता है। दूसरा पढ़ फिर लिया। दूसरा पढ़ा, उसमें आज तुमको मित्र से उपहार मिलने वाला है, आज आपके घर में खुशखबरी आने वाली, में होता है यही आज मेरी। सेम सेम मेरे साथ होता था। तो उसको मान लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा कि राशि का बहुत बड़ा महत्व नहीं रखता है, उसको उतना एक जनरल वे में बनाई जाती है, लेकिन जनरल देखा जाए तो उतना महत्व नहीं होता। मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो इन नक्षत्र जो आपने 9 ग्रह बताए, इनके पीछे साइंस क्या होता है? पूरा साइंस है साहब। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, एक उदाहरण ऐसे समझना कि जब मंगल में मंगल की महादशा, अंतरदशा, महादशा, पितृदशा आदि चलती है, उस समय व्यक्ति के अंदर में गर्मी आने लगती है, क्रोध आता है, चिड़चिड़ाहट आती है। उस समय उसका व्यापार धीरे धीरे कम होने लगता है, व्यापार बिल्कुल खत्म होने लगता है, और व्यक्ति के जो अपने हैं वो भी पराये होने लगते हैं। यहाँ तक कि सगा बेटा और सगी पत्नी भी साथ छोड़ के भग जाती है। तो अंत में वो डिप्रेस्ड होकर के सुसाइड कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में जनरली कहते हैं भाई पीपल के पेड़ के नीचे जल चढ़ाओ, तांबे के दिया में दीपक जलाओ, ये करो। लेकिन मैं उसको साइंटिफिक तरीके से देखता हूँ। मैं कहता हूँ अगर व्यक्ति को मंगल में मंगल की महादशा, अंतरदशा, पितृदशा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में वह क्या करे, बाजार से एक सौंफ लाए और छोटी सौंफ और छोटी इलायची पीस ले और चांदी की डिब्बी में भर के अच्छे से घर्षण करे और दिन में 2 बार 3 बार खाए, मंगल में मंगल की महादशा खत्म हो जाएगी। तो आप बोलोगे तो गजब की बात बोलते हुए, कैसे हो जाएगा? वो ऐसे हो जाएगा कि जो चांदी होती है, वो जो सौंफ होती है, वो ब्लड के सर्कुलेशन को कंट्रोल करती है। जो इलायची उसमें मिली है वो क्या करती है, ब्लड के में आई गर्मी को कंट्रोल करती है। वो जो चांदी है वो ब्रेन को ठंडा करती है। तो जब मंगल की जब दशाएं आती हैं, उस समय व्यक्ति गुस्सा आता है, चिड़चिड़ाहट आती है, तो उसके कारण वो दुकान में चिड़चिड़ाता है तो ग्राहक आना बंद हो जाते हैं, और घर में भी छोटी बात पर चिड़चिड़ाहट करता है तो घर वाले उससे दूर भागने लगते हैं। तो सौंफ खाने से ब्लड का सर्कुलेशन कंट्रोल होता है, इलायची से ब्लड की गर्मी कंट्रोल होती है, दिमाग ठंडा होता है चांदी से, उसके कारण वह शांत रहता है, कूल रहता है, मस्त रहता है, तो घर वाले उससे प्यार करते हैं और उसकी जो व्यापार था वो भी अच्छा चलने लगता है। तो निश्चित तौर पर साइंस है, ये विज्ञान है। पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से अगर देखा जाए तो ज्योतिष पूर्णतः विज्ञान है, उसको वैज्ञानिक पद्धति से ही देखना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि जो जितने रिच होते हैं, जिनकी संपत्ति जितनी ज़्यादा होती है, व्यापार जितना ज़्यादा होते हैं,
वही इन चीज़ों को उतने ही ज़्यादा मानते हैं। ऐसा होता है? देखिए, अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देते हैं। आपने कहा कि जो ज़्यादा रिच होते हैं वो ज़्यादा मानते हैं। मैं ये कहूँगा जो ज़्यादा मानते हैं वो ज़्यादा रिच होते हैं। इसको प्रश्न को बदल देते हैं कि जो ज़्यादा मानते हैं, जो विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। ज्योतिषी कहता है कि आज नहीं कल एक काम करना, शेयर में इन्वेस्ट करना, आज नहीं कल व्यापार में इन्वेस्टमेंट करना, कल शाम को 4:40 पे ऐसा काम करना। तो वो जब व्यक्ति वैसा करता है तो निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त होती है। तो इस बात को मान के चलिएगा, ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, रिच होते हैं, वो ज़्यादा मानते हैं। हकीकत ये है जो ज़्यादा मानते हैं वो ज़्यादा रिच होते हैं। क्योंकि मैंने देखा है जैसे फुटबॉलर हैं, मेसी हैं, रोनाल्डो हैं, वो कभी कभी शूज़ का कलर अलग पहन के आ जाते हैं, है ना। जो हमारे एक्टर लोग हैं अंगूठिया वगैरह पहनते हैं। तो ये सारा कुछ इसी से ही जुड़ा हुआ है। ज्योतिष पर अगर कोई विश्वास करे, पूर्ण श्रद्धा करे और किसी एक ज्योतिषी को पकड़ के उसके अनुरूप काम करे, अच्छा जानकार ज्योतिषी के पास में, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उसकी दिशा और दशा सब कुछ बदल जाएंगी और जीवन में सिर्फ खुशियाँ, सुख, शांति और समृद्धि ही आएगी। जैसे 2025 की बात करते हैं तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, किसको सफलता ज़्यादा मिलेगी, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं? 2025 की बात करें तो मंगल का ग्रह है और मंगल का कारक है। तो मंगल का कारक होने के कारण बहुत सारी चीज़ें, मेष राशि बहुत प्रभावी होगी, कुंभ राशि बहुत प्रभावी होगी। इसके अलावा राशियों से हटके बात करें तो चूँकि 2025 का शुरुआत में ही एक ढाई टाइम्स में मेरा एक इंटरव्यू आया था। उस समय मैंने कहा था 2025 मंगल का कारक है, रक्तपात होगा, वाहन दुर्घटनाएं होंगी, यहाँ पर भूकंप होगा, यहाँ पर सुनामी की स्थितियाँ आएंगी। 2025 में लड़ाई झगड़े होंगे, युद्ध होंगे, पाकिस्तान जैसे देश हमारे देश पर आक्रमण कर सकते हैं। तो ये 2025 अनसर्टन का काम करेगा, इसमें स्थायित्व नहीं लाएगा। और स्थायित्व ना लाने के साथ साथ में 2025 का जो समय है वो थोड़ा सा सावधानी और समझदारी का रहने वाला है। इस बात को मैंने पहले ही पूर्व में ही इस बात को बता दिया था और निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रकट हुई, सामने आई, वो आते रहती हैं। और हाल ही में जैसे एयरक्राफ्ट एयर इंडिया का गिर के विस्फोट हो गया, उसमें केवल एक ही इंसान उस पर बच पाया है। तो ये भी पहले से बता सकते हैं ये अब इस पे एक बात करते हैं हम, इसको चाहे इत्तेफाक कहो, चाहे ज्योतिषी फलादेश कहो, चाहे कुछ भी कहो, उसमें एक व्यक्ति बचा। वो कौन सी सीट पे बैठा था? ए 11A पर बैठा था। अब हम थोड़ा सा पूर्व में चलते हैं। 2001 में एक कैनेडियन फ्लाइट का भी ऐसे ही हाल हुआ था, उसमें भी एक ही व्यक्ति बचा था। वो कौन था? कौन सी सीट पे था? 11A पे था। थोड़ा सा और पीछे चलते, 98 में थाई एयरवेज की एक फ्लाइट पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी, सारे लोग मर गए थे, एक व्यक्ति बचा था, वो भी 11A पर बैठा था। क्या कहें इसको, ज्योतिषी 11A, एक और एक दो, एक जो है वो सूर्य का कारक है एक। तो निश्चित तौर पर मान के चलिएगा प्रतिनिधित्व करने वाले जातक जो होते हैं वह उसका कारक होता है। और 2025 में जो हादसा हुआ है निश्चित तौर पर मंगल के प्रभाव के कारण हुआ है। और जो अभी इजराइल ने हमला किया, जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर हमला किया, ये जो स्थितियां बन रही, ईरान के ऊपर पूरी तरह से दबाव पड़ चुका है, यूक्रेन पूरी तरह से, पुतिन वहाँ पर पूरी तरह से यूक्रेन पर दबाव बना के रखे हैं, इधर ईरान की स्थिति खराब हो चुकी है। अभी जो स्थिति बनने वाली है वो आपको बता देना चाहूँगा, आने वाले समय में जो शेयर बाजार है वो भी डाउन आएगा। आने वाले समय सोना उछलेगा। अभी 1,00,000, 2,000, 1,00,000, 1,000 के आसपास पहुंच चुका है। ये जाकर के 1.5 लाख तक जा सकता। सोना बढ़ेगा, भी सोना उफान पे मारेगा। और बाकी की में मंदी का दौर आएगा, बाकी के दौर में मंदी का आएगा। इस दौरान जो क्रूड ऑयल है वो महंगा होगा, क्योंकि ईरान जो है वो सबसे बड़ा देश है क्रूड ऑयल को सप्लाई करने वाला। तो पूरा जो वहाँ से बेल्ट अगर देखा जाए, जो पूरा गल्फ कंट्री है, चाहे कुवैत को ले लो, कतर को ले लो, ओमान को ले लो, दुबई को ले लो, वहाँ की जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ से ही सारा आने वाला था। तो वहाँ पर ही जब युद्ध का माहौल रहेगा, वहाँ पे स्थिति खराब रहेगी, तो ये सारी स्थिति होने वाली है। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में हमें अपने आप को सावधान रखना चाहिए। दूसरी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपना राशन पानी हमेशा इतना भर के रखो घर में कि कभी भी कोई स्थिति परिस्थिति बने तो हम उसके लिए सावधान रहें। हाँ, विदेशों में अभी काफ़ी तनाव चल रहा है। जैसे भारत का ही रिलेशन सारे देशों के साथ इतना अच्छा हुआ करता था,
अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है, हमारे पड़ोसी देश भी हमारा साथ अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा टर्की की स्थिति देखो, टर्की ने पाकिस्तान सीधा हाथ मिलाया युद्ध के दौरान, चाइना ने सीधा हाथ मिलाया, तो रशिया ने भी अभी एक करार किया है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला हो। तो अब इस बात को देखने वाली स्थिति है, भारत का एक समय बहुत स्थिति खराब थी अंग्रेजों के समय में, फिर उसके बाद भारत में बहुत अच्छा सुधार आया और भारत की विदेश नीतियां बहुत मजबूत बनी, बहुत तगड़ी रही, उसका परिणाम आया। लेकिन धीरे धीरे वापस भारत की स्थिति कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह की ओर खड़ी हो रही है। ऐसी स्थिति में अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहूँगा, आप भी थोड़ा विदेश नीतियों को बनाने के लिए मंगलवार का दिन का चयन करें। मंगलवार के दिन आप कभी कोई मीटिंग करने जाएं, कोई बात करने जाएं, तो 2025 मंगल का कारक है, उस दिन बात करेंगे तो बात बनेगी। बनने के साथ साथ में जो बिगड़ रहे काम, उनमें सफलता का कारक बनेगा। इसी से एक और क्वेश्चन है जो अभी थोड़ा इंटरनेट पे वायरल था कि विजय रूपानी एक जो हमारे नेता थे, उनके हर गाड़ी का नंबर जो है 12/6 हुआ करता था और उनकी डेथ भी उसी डेट पे ही हुई है, 12/6 पे। तो ये भी कोई संयोग रहता है? अब इसको थोड़ा दूसरे तरीके से लीजिए, उनका 1206 1206 उनकी हर गाड़ियों का था, वो लकी नंबर था, तो साहब वो लकी ही बना उनको। मृत्यु जरूर हुई, दुख का कारण है मृत्यु होना, लेकिन केतु था उस दिन, केतु का कारक था, तो मोक्ष का कारक होता है, तो निश्चित तौर पर सदगति को प्राप्त हुए होंगे, अच्छी गति को प्राप्त हुए होंगे। और ऐसे व्यक्ति भी, रूपाणी साहब देखिए, साहब विजय रूपाणी जी की स्थिति देखिए, जो वहाँ के मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, इतने सरल सहज विनम्र व्यक्ति, उनके जीवन काल में, उनके ऊपर राजनीति काल में कभी छींटा भी नहीं लगा, और निश्चित तौर पर वह जहाँ भी गए सदगति को प्राप्त हुए। 12/6 उनके लिए सहयोग का कारक बना। आज के दिनों पे क्या हो रहा है कि जो युवा है वो पहले सरकारी नौकरी की तरफ भागता है, फिर अगर नहीं हुआ तो छोड़ के व्यापार की तरफ भागता है, फिर कहीं हो गया तो वापस नौकरी पकड़ लेता है। तो क्या ये हमें पहले ही पता कर लेना चाहिए कि कहाँ स्थिर होने वाले हम? देखिए साहब, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, व्यक्ति पहले जाएगा बैंकिंग की नौकरी करेगा, फिर बैंक में जाकर उसको सेल्स में रख दिया, ज़्यादा तनाव प्रेशर हुआ, दूसरी कंपनी में चला गया, वहाँ काम नहीं किया, फिर तीसरी नौकरी किया, 4-6 नौकरी करने के बाद लगा रहे यार परेशान हूँ, मुझे व्यापार करना चाहिए, व्यापार चालू किया, व्यापार में भी लॉस हुआ, फिर नौकरी पे चला गया। क्यों भटक रहा भैया? एक गाना चला था, मैं दिल्ली से गई पूना, पूना से गई पटना, फिर भी न मिला सजना। कहाँ भटक रही? घर में देखना सजना वहीं पे है, इधर उधर क्यों भग रही? तो ऐसे ही यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप इधर उधर नौकरी में चाकरी में क्यों भटक रहे? एक बार एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाओ ना, ज्योतिषी आपको गाइड करेगा कि भैया आपको नौकरी सूट करेगी, या व्यापार करोगे तो आपको ये वाला व्यापार अच्छा सफल होगा कि आप IT से रिलेटेड काम करिए, आप ट्रेवल से रिलेटेड काम करिए, ट्रेवल एजेंसी का खोल करके काम करिए, आप जाकर के किसी खान पान का दुकान खोलिए, आप किसी लोहे का काम करिए, किसी धातु का काम करिए, किसी खान पान का होटल का काम करिए। जो चीज़ आपकी राशि में कुंडली में सूट कर रहा होगा, व्यापार ज्योतिषी बताएगा, वो आप उस दिशा में काम करिए। विश्वास के साथ कहता हूँ सफलता परचम को छुएंगे। तो भटकना क्यों, ज्योतिषी के पास जाओ। और 2024 से जो है ये स्टार्टअप का दौर माना जा रहा है, हर कोई स्टार्टअप कर रहा है, बहुत सारे लोग फेल भी हो जा रहे हैं। तो किन लोगों को स्टार्टअप करना चाहिए और क्या सावधानी बरतना चाहिए? देखिए, जिनकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा है, जिनकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छा है, जिनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा है, ऐसे जातकों को स्टार्टअप करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए। और जिनकी कुंडली में अगर वो अच्छी स्थिति में नहीं है तो शुरुआत में आप नौकरी करिए, उसके बाद जैसे ही ग्रह दशा आपके अनुकूल हो जाए उसके बाद आप व्यापार करिए। विश्वास मान के चलिए आप सफलता को प्राप्त करेंगे। लेकिन अगर आपने जाकर के ग्रह अनुकूल नहीं है, अगर आपने व्यापार किया तो असफलता सुनिश्चित। और जिन लोग व्यापार में ऑलरेडी हैं उनको डेली लाइफ में क्या करना चाहिए? देखिए, जो ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं उन्हें व्यापार खोलते ही साथ, दुकान खोलते ही साथ सबसे पहले एक भीमसेनी कपूर को जला करके रखना चाहिए, और भीमसेनी कपूर जला करके पूरे घर में घुमाएं, और अपने काउंटर पर कांच के गिलास में आधा गिलास पानी भरें, उसमें एक नींबू डाल के रख दें। ऐसा करने से वहाँ की नकारात्मकता दूर होंगी,
सकारात्मकता प्रवेश होगी, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। ऐसा करने से नकारात्मकता दूर होकर के सकारात्मकता आएगी और उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना उन्नति का कारण बनेगा। और नीट की जैसे प्रिपरेशन है, 8 लाख 10 लाख लोग करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ 100 लोगों का ही होता है, तो उनको भी कुछ करना चाहिए डेली लाइफ पे। क्षमा करना, मैं पॉडकास्ट में बोल जरूर रहा हूँ, ये बात मुझे बोलना नहीं चाहिए था। मैंने पहले ही कहा था कंट्रोवर्शियल विषय पे नहीं बोलूँगा, फिर भी मैं बोल रहा हूँ। आज की डेट में लाखों डॉक्टर हर साल बनकर निकल रहे हैं, पॉपुलेशन जो है वो है, और डॉक्टर लाखों बन रहे हैं। आज देख लो आप अपने रायपुर में डेंटिस्ट कितने हैं, हर गली में 4 डेंटिस्ट मिलेंगे आपको। वो पूरे दिन भर में पता पड़ा 4-4 दिन तक एक डेंटिस्ट के यहाँ बोनी तक नहीं हो रही है। बहुत सारे डॉक्टर बेचारे ऐसे हैं जिनके यहाँ पर पुराने जिनके नाम हैं, वहाँ तो भीड़ है, जहाँ पर नाम नहीं है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर एक समय था लोगों को लगता था साहब डॉक्टर तो क्या इज्जत नाम सम्मान, खूब पैसा है, धन पैसा है, खूब पैसा है, डॉक्टर को बनाओ अपने बेटे को। अरे मैं कहता हूँ साहब, अब एक समय था इंजीनियर बनाओ, और हर गली में इंजीनियर। एक समय आया वकील बनाओ, इतने वकील हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आने वाले समय में वही होना। आज देखो एक को MBBS करने में 1 से 1.5 करोड़ रुपए लग जाता है, और 1 से 1.5 करोड़ रुपए MBBS करने के बाद इंटर्नशिप करो, उसके बाद एक MBBS करने के बाद भाई साहब तनख्वाह होती 30,000 35,000 रुपये महीना। 1.5 करोड़ रुपए खर्चा किया पढ़ाई में, तनख्वाह कितनी 30-35,000 रुपये महीने की। किसी हॉस्पिटल में चले जाओ। उसके बाद उसने फिर 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए खर्चा किया और PG किया, उसने MS किया, MD किया, और उसके बाद 4 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद जा करके 1 लाख रुपए मुश्किल से तनख्वाह। वो बैंक से लोन ले लेते हैं, टेंशन में आते, डिप्रेशन में आते, तनाव में आते। तो मैं कहूँगा कि एक बार बहुत अच्छे से सोच समझ के करें और वही आपके लिए कारक होगा। उसके बाद नौकरी के बाद दूसरा मुद्दा लाइफ में वही आता है कि शादी को लेके, जी, है ना। तो शादी कैसी करनी चाहिए, लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज करनी चाहिए? गजब क्या बात कही आपने कि लव मैरिज करना चाहिए, अरेंज मैरिज कहिए। पहले लोग कहते लव मैरिज कर लो, अब अरेंज मैरिज कर लो, सक्सेस है। फिर नीली टंकी आई, नीली टंकी आई पचे। फिर बोले साहब, बोले वो मेघालय में जाकर के हनीमून मनाने का मामला आया। एक मेरा दोस्त आया, बोला भाई साहब शादी को 25 साल हो गए, कल से बीवी से लड़ाई चली, बीवी बोली कि हनीमून मनाने चलना है। तो लोग हनीमून से डरने लगे हैं। अब लव मैरिज भी कहीं सक्सेस नहीं है, अरेंज मैरिज सक्सेस नहीं, तो क्या करें, ब्रह्मचारी बन के घूमे? नहीं, विषय को समझना। लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण कुंडली का मिलान करना। अभी एक केस आपने तुरंत रिसेंटली देखा है, लोग देखे हैं तुरंत अभी रिसेंटली, सोनम रघुवंशी का, इंदौर की। सोचो जरा, कल्पना करो रिश्तों के साथ भी कितनी गंभीरता हो सकती है। वो जिस राज नाम के लड़के के साथ है, जो उसकी उसी के फैक्ट्री, उसके कारखाने में, दुकान में, गोडाउन में नौकरी करता था, 10-15 हज़ार रुपये महीने कमाता था, वो लड़का घर आता था और हर साल राखी बंधवाता था। 15 साल से ज़्यादा समय से वो राखी बंधवा रहा था सोनम से, और राखी बंधवा रहा था। घर वाले भी बोलते थे साहब इसका भाई है, और भाई होने के बाद उसी ने जाकर के राजा का, रघुवंशी का मर्डर करवाया। ऐसा जो पेपर बता रहे हैं, सत्यता सामने और आएगी। मर्डर हो गया। मर्डर होने के बाद में जाकर के प्रेम प्रसंग निकला। क्या करें, जो इतने साल से राखी बांध रही थी उसी से प्रेम प्रसंग। कहाँ पर रिश्तों पे विश्वास करें, कहाँ पर किस चीज़ों पर विश्वास करें? तो आज मैं कह, उसकी कुंडली भी मंगली थी, और मंगली कुंडली थी। मंगली कुंडली को मैं साफ कहता हूँ विवाह मत करना, मृत्यु का कारण बनेगा। अष्टम में अगर राहु और मंगल, कुछ कुछ कुंडलियों के विषय को छोड़ दें तो अष्टम में मंगल राहु बैठा तो मृत्यु का कारक बनेगा, ऐसे ही कारण बनेंगे। इसलिए कहता हूँ कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति बन जाए, बिना ज्योतिषी से कुंडली मिलाए विवाह मत करना। चाहे लव मैरिज हो, चाहे अरेंज मैरिज हो। कैसे कई केस हैं। एक केस आया था मेरे पास बहुत समय पहले, लड़का लड़की बोले हम बहुत प्यार करते हैं, घर वालों पे दबाव दिया, घर वाले आए साहब कुंडली मिला लो, ये दोनों शादी करना चाहते हैं। मैंने कुंडली मिलाई, गुण मिल नहीं रहे, 5 गुण मिल रहे हैं। मैंने साहब शादी नहीं चल रहा है, गड़बड़ हो जाएगा और कुछ ज़्यादा अनहोनी हो जाएगी।
आप शादी मत करें। बोले साहब ये नहीं मान रहा, करना पड़ेगा। शादी कर ली, 6 महीने में तलाक हो गया। तो ये जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनती हैं, निश्चित तौर पर मैं कहता हूँ ज्योतिष पर मानना चाहिए और कुंडली मिलान करके ही अपन को शादी विवाह में जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो बोलते हैं ना, प्रेम मिलान हो गया तो कुंडली मिलान की जरूरत नहीं है। दिल मिले ना मिले कुंडली मिलाना चाहिए। दिल मिले या ना मिले कुंडली मिलाना चाहिए। कुंडली मिले गर अगर तो विवाह करना चाहिए, बाद में दिल अपने आप मिल जाएगा। तो दिल का मिलना, देखो सुनो साहब, कई ऐसे हैं जो कहते हैं साहब बड़े प्यार से आओ हो, तुम तो बड़ी सूरजमुखी हो, तुम तो बड़ी प्यारी हो, मेरी प्राण प्रिय हो, बड़ी तारीफ करता है। जो प्यार की लाइफ में होता है, लव लाइफ में होता है, और जैसे ही शादी होती है, जिसको वो सूरजमुखी कहता था ना, उसी को बोलता तू नालायक पूरी ज्वालामुखी है। और जिसको प्राण प्रिय बोलता था आज तू मेरी प्राण प्रिय है, तू प्राण पी रही है। तो निश्चित तौर पर ये प्रेम प्रसंग की बात जहाँ तक करेंगे अपन, कुछ समय तक अच्छा लगता है, शादी के बाद में आटे दाल के भाव पता चलते हैं और सब जीवन गड़बड़ा जाता है। तो दिल मिले ना मिले पर कुंडली मिलाना चाहिए। मेरा भी वैसे लव मैरिज हुआ है और कुंडली नहीं मिलाया मैंने। बहुत बढ़िया, अभी तक तो अच्छा चल रहा है। टच बड़ी ईश्वर करे हमेशा चले। अब जैसे पर्सनल ग्रोथ की या फिर सेल्फ मोटिवेशन की हम लोग बात करें, तो डेली लाइफ में जैसे कि हमें कोई मंत्र उच्चारण करना चाहिए, जैसे बोलते हैं कि लोग हनुमान चालीसा पढ़ो डेली, या फिर कोई पीपल में पानी चढ़ाओ, तो ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर इसके लिए भी पहले कंफर्म करें ज्योतिषी जी, गुरु जी से? सबसे महत्वपूर्ण बात है मित्र, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपके इष्ट हैं, जो आपके आराध्य हैं, जिस जाति धर्म में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। आपने जिस धर्म को फॉलो करते हैं, जिसको आप इष्ट मानते हैं, जिसे आप आराध्य मानते हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं, उसकी आराधना, भक्ति, पूजन, अभिषेक, चालीसा इत्यादि रोज सुबह करना ही चाहिए। और करने से अनंत कर्म की क्षय हो जाते हैं। वो अनंत कर्म क्षय होने के साथ सबसे महत्वपूर्ण बात राठौर साहब, जो महत्वपूर्ण बात होती है, जो भगवान की भक्ति आराधना करके जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो इतना मन सकारात्मक हो जाता है, इतनी ऊर्जा भर जाती है, इतनी एनर्जी भर जाती है कि उनको शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं। मंदिर में जाते सबसे पहले क्या बजाते? घंटा बजाते हैं। घंटा क्यों बजाते हैं? कितना बड़ा विज्ञान है, क्यों बजाते हैं? घंटा विज्ञान बजाने के पीछे हर घंटे में घंटा करण मंत्र लिखा होता है। अच्छा। उसमें घंटे में घंटा करण यंत्र बना होता है। और जैसे ही आप कितने टेंशन में हैं, तनाव में हैं, परेशानी में हैं, और जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करें, सबसे पहले मंदिर में घंटा बजाएं, टन, तो उसकी जो वाइब्रेशन आती है आपके सिर से लेकर पैर तक पूरी नकारात्मकता को रिलीज कर देंगी, पूरे सकारात्मकता भर देंगी और सारा टेंशन अवसाद खत्म कर देती हैं। तो निश्चित तौर पर मंदिर एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, उस प्रयोगशाला में हर व्यक्ति को जाना ही चाहिए। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं वैसे ही हमारे सारे अवसाद को दूर करता है। डेली अगर अपन बैठ के कराएं ओम का उच्चारण करने से मस्तिष्क और हमारा मस्तिष्क शोधन होता है और अंतरंग शोधन होता है। अंतरंग के जो वाइब्रेशन, आप कभी ओम का उच्चारण करेंगे ना, तो मस्तिष्क में वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन से पूरी नेगेटिविटी बाहर, और कितना भी डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, चिंता में हो, ओम का उच्चारण करिए, सारी परेशानी अपने आप दूर हो जाती हैं। एक और चीज़ बहुत कॉमन है, शनि चढ़ा हुआ है, शनि की 7.5 चल रही है, ये वर्ड बहुत सुनने मिलता है, ये है क्या एक्चुअली में? देखिए, शनि राशि में आकर के ढैया भी देता है, 7.5 भी देता है, प्रभाव देता है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि हर व्यक्ति को वह दुख ही देगा, हर व्यक्ति को कष्ट ही देगा, हर व्यक्ति को परेशानी ही देगा। शनि में व्यक्ति लाखों करोड़ों भी कमा चुके हैं, करोड़पति भी बन चुके हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां थी वो बीमारियां ठीक हो गई। तो इससे मत डरिए कि शनि की 7.5 है, शनि की ढैया चल रही है। अरे कौन सी ढैया है?
कौन सी साढ़े साथी, एक बार किसी ज्योतिषी से मिलो तो वो बताएगा अरे भैया तू लाल होने वाला है, मालामाल होने वाला है, तो मालामाल होने वाली भी बात हो सकती है। तो कई चीज़ें, हर पीली दिखने वाली चीज़ सोना नहीं होती है, हर ढैया, हर साढ़े साथी कष्ट देने वाली नहीं होती, सुख देने वाली भी होती है। आजकल हम जो रायपुर में रहते हैं, यहाँ पे रेप, मर्डर, क्राइम्स बहुत बढ़ चुके हैं। तो क्या ये जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इनके भी ग्रह में लिखा होता है ये सब? बिल्कुल लिखा होता है। जब मंगल उच्च का होता है व्यक्ति का, जब मंगल भारी होता है और मंगल के साथ में राहु और शनि साथ में उग्रता को दिखाने लगे तो ऐसे व्यक्ति उग्र हो जाते हैं। शुक्र अगर तीव्रता से बढ़ जाए तो व्यक्ति कामी व्यसनी हो जाता है। उसके अंदर में रेप करेगा, वह मर्डर करेगा, वह लड़ाई झगड़ा करेगा, चाकूबाजी करेगा, ये सारी चीज़ें बनती हैं। इसीलिए कहता हूँ भाई साहब, अगर कोई मंगली जातक है, मंगली लग्न में बैठा हो, 4th में बैठा हो, 7th में बैठा हो, 8th में बैठा हो, द्वादश हाउस में बैठा हो, अगर मंगल बैठा है तो ऐसी जातक को सेना में भर्ती कर दो, निपटा किया जाएगा दुश्मनों को, कि एनर्जी जो है वो काम आ जाएगी। वो ऐसा। पॉजिटिव में कन्वर्ट हो, पुलिस में भर्ती कर दो। तो वैसे भी एक बात बताऊं, लग्न का, 4th का, 7th का, 8th का और 12th हाउस का मंगली जो जातक होते हैं ऐसी सेना में भी जाते हैं, वैसे ही जातक जनरली पुलिस में जाते हैं। अब 2025 के बारे में बता रहे थे, तो वैसे ही इस साल डिज़ास्टर भी बहुत आ रहे हैं, मतलब चक्रवात आ रहे हैं। और हमारा छत्तीसगढ़ क्या है, थोड़ा सेफ लोकेशन में, तो क्या यहाँ भी कोई चांसेस है आने वाले सालों में? छत्तीसगढ़ पूर्णतः मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो एरिया है बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में है, और यहाँ किसी प्रकार का, इस प्रकार का कोई युद्धपात भी बाहर होता तो जल्दी से खतरा नहीं होगा। कोई किसी प्रकार चक्रवात आता है तो कोई खतरा नहीं, डिजास्टर को कोई खतरा नहीं, इस प्रकार की खतरा। हाँ, तेज आंधी तूफान, गरज के साथ तेज बारिश, मूसलाधार बारिश, ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, लेकिन जान लेने वाली स्थितियाँ बहुत कम रहेंगी। 2025 या 26 में छत्तीसगढ़ को में ज़्यादातर खतरा लोगों को किस चीज़ से है? 25 ही थोड़ा सा मंगल का कारक है, ये थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, इसमें थोड़ा सा सतर्क और सावधानी रखना चाहिए। और बेरोजगारी की हम बात करें तो अभी बेरोजगारी मेरे को लगता है थोड़ा पीक पे चल रहा जी है ना? और करेंसी की वैल्यू भी गिरी हुई है। तो ये कब तक चलने वाला है? लोगों का कब इससे उभर पाएंगे? बेरोजगार के लिए मैं निवेदन करूंगा कि रोजगार, नौकरी को तो तलाशी ही तलाशी है। मेरी आवाज़ आ रही, मुझे लग रहा है इसमें पहले आ रही है। हाँ, तो रोजगार तो तलाशी ही, रोजगार तलाशने के साथ साथ, सॉरी, नौकरियां तो तलाशी ही तलाशी है, लेकिन मैं कहता हूँ छोटा मोटा व्यापार करिए। देखो एक बात ध्यान रखना, नौकरी के लिए दूसरों का नौकर बनना पड़ता है। नौकर बनने के लिए आपको डिग्रियों की आवश्यकता है, नौकर बनने के लिए आपको डिग्रियों की आवश्यकता है, और मालिक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। 10th फेल भी हो, बढ़िया सी दुकान खोल, चल उठेगी, मालिक बन जाओगे और कई डिग्रीधारी तुम्हारे नौकरी करने आ जाएंगे। तो नौकर बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता है, मालिक बनने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ धीरे धीरे अपना व्यापार, छोटा छोटा व्यापार, छोटा छोटा काम हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि चलते हैं घुटनों के बल चलने वाले पाँव खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे कार्य एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो छोटे छोटे व्यापार भी एक दिन बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू जाते हैं। तो निश्चित तौर पर छोटे छोटे काम जरूर करना चाहिए। आपने किसी का एक और आंसर दे दिया। मेरा क्वेश्चन था कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे एक हमारे मुंबई के दोस्त हैं, वो कपड़ा डिज़ाइन करते थे, लेकिन वो 1 साल में ही बहुत अमीर हो गए। एक रायपुर के ही हमारे जो हैं वो छोटे मोटे फर्नीचर बनाते थे, लेकिन अब रायपुर में बहुत जगह फर्नीचर सप्लाई करे, बहुत अमीर आदमी हो गए। तो क्या ये भी कोई योग होता है? निश्चित तौर पर देखिएगा, मैं आपको बताऊं, आपको एक अच्छे ज्योतिषी के पास जाएं और सबसे पहली प्रश्न पूछे कि साहब मैं कौन सा व्यापार करूं, कौन सा व्यापार मुझे सफल होगा, कौन सा व्यापार मेरे लिए सक्सेस होगा, वो व्यापार बताएंगे। उसके अनुकूल आप व्यापार चालू करिए, छोटी सी स्थिति से चालू करिए, एक दिन बहुत बड़ा व्यापार बन जाता है, और बहुत बड़ा व्यापार बनकर व्यक्ति को आसमान की बुलंदियों को ले जाता है। तो उसके लिए आपको एक सफल ज्योतिषी की सलाह लेना परम आवश्यक है। इस पैसे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरा जी। भारत के ऊपर। जैसे भारत अभी कर्ज में बहुत डूबा है, ऐसा न्यूज़ में हर रोज छप रहा है, तो ये कब तक चलने वाला है? ये बात को ध्यान रखिएगा, कर्ज, लेन देन, व्यापार, ये हमेशा चलते रहेगा, चलते रहना है। आने वाली सरकारें व्यापार चुकाने की जगह और कर्जों में लेने में लगी हैं। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति देखो, ऑलरेडी कितने कर्जे में था। पहले बीजेपी सरकार थी, जब रमन सिंह की सरकार, उसके बाद कांग्रेस सरकार आई और कर्ज बढ़ा, कांग्रेस सरकार गई,
विष्णुदेव साय की सरकार आई, फिर कर्ज बढ़ रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसी भारत की स्थितियां हैं, कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ेगा, लेकिन विकास नहीं रुकेगा और उस विकास से आने वाली इनकम से धीरे धीरे कर्ज में समापन आएगा। लेकिन व्यापार पर्टिकुलर डेट नहीं दी जा सकती है, पर्टिकुलर सन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन वह धीरे धीरे समापन क्यों होगा। अब आप राजनीति की थोड़ी बात कर रहे थे जी। तो पिछले साल जो चुनाव हुआ है छत्तीसगढ़ विधानसभा, तो सबको पता था कि कांग्रेस आ सकती है, लेकिन लास्ट मोमेंट में सब पलट गया। तो ये भी योग है या फिर निश्चित तौर पर बहुत बड़ा योग है। पहला योग की अगर बात करें, कांग्रेस का जो कांग्रेस भवन था उस समय बहुत बड़ा वास्तु दोष था। वास्तु दोष होने के साथ साथ में फिर बीजेपी ने नया भवन बनाया, उसमें बहुत सारे वास्तु दोष आए। कांग्रेस भवन का वास्तु दोष सुधरवाया और सरकार बन गई उनकी। सरकार बनने के बाद उन्होंने वो नंबर वाला गेम खेला, कारों का नंबर का गेम जो लिए, वो नंबर सारे इनकी न्यूमरोलॉजी के विपरीत थे और उसका प्रभाव ये हुआ कि सरकार से हाथ धोना पड़ा। इधर बीजेपी ने अपना जो बीजेपी भवन में जहाँ पर वास्तु का दोष था उसको ठीक करवाया और उसके बाद वो वापस सरकार में आ गए। तो निश्चित तौर पर इनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान बनता है। और मैं तो कहता हूँ कांग्रेस या बीजेपी की बात करूँ तो निश्चित तौर पर उन सबके पास एक ना एक ज्योतिषी होता है और उनको सलाह देता है, लेकिन वो सलाह पर प्रॉपर कई बार मैंने नेता मंत्रियों को देखा, मेरे पास भी दुनिया भर के नेता मंत्री आते हैं, आए दिन रोज आते हैं, तो उनको सलाह देते हैं, लेकिन जब वो पद में होते हैं ना उन्हें लगता है मैं हूँ, है ना, और वो कोई भी उपाय नहीं करना चाहते हैं। और जब उपाय नहीं करते, कई ऐसे केस हैं, नाम नहीं लूँगा व्यक्ति विशेष का कैमरे पर मैं, लेकिन उनको मैंने मना किया, ये समय तुम्हारे लिए अनुकूल नहीं है, घर से बाहर मत निकलना, यहाँ से चुनाव मत लड़ो, इस सीट तुम्हारे लिए घातक होगी, चुनाव हार जाओगे। नहीं माने, उसी सीट से लड़े, चुनाव हार गए। उस डेट में बोला मत निकलिए, निकले और बहुत बड़ा कांड हुआ और मृत्यु का कारण बना। तो निश्चित तौर पर जब वो पद में होते हैं तो भूल जाते हैं कि कोई ज्योतिष है, कोई वास्तु है, कोई कुछ है। वो अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश समझने लगते हैं, तुर्रम खां समझने लगते हैं, तीरंदाज समझने लगते हैं। उसका परिणाम आगे चल को भुगतना पड़ता है। एक टाइम कांग्रेस भी अपने चरम सीमा में थी जब इंदिरा गांधी जी थी, राजीव गांधी जी थी, अभी वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे चल रहे हैं। फ्यूचर में जाके लग रहा है आपको कि कांग्रेस वापस से अपने पीक पॉइंट को टच करेगी? निश्चित तौर पर कुछ अगर ग्रह गोचरों को देखा जाए, राजीव गांधी के समय, इंदिरा गांधी जी के समय, उस समय तो कांग्रेस का ही बोलबाला था। कुछ और एक दो पार्टियां बनी, धूल में मिल गई, कोई सामने नहीं आया, एक तरफा आना कांग्रेस को ही था पूरे उसमें। लेकिन बाद में देखा जाए, राहुल गांधी की स्थिति देखा जाए, सोनिया जी की स्थिति, इनकी कुंडलियों में कुछ दोष हैं, वो मुझे लगता है उसको उनको एक अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के सलाह करना चाहिए, वापस वो सरकार में आएंगे और अच्छी पदों पे आएंगे। गुरुजी, तो जैसे घर हम बनाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वास्तु की, जैसे आप बात कर रहे थे? देखिए, घर बनाते समय वास्तु में बहुत सारी चीज़ों को होता है। समस्या क्या होती है, व्यक्ति आज की डेट में वास्तु क्या समझता है, पूरब दिशा की ओर घर का दरवाज़ा हो, उत्तर की ओर हो, ईशान में हमारा मंदिर हो, है ना, आप भी जानते होंगे इतना वास्तु। ईशान में क्या होना चाहिए? मंदिर आग्नेय में क्या होना चाहिए? आग्नेय मतलब जो आपका पूरब और दक्षिण का कोना, किचन होना चाहिए। कितना बढ़िया। नैऋत्य दिशा में बात करें अगर हम, दक्षिण पश्चिम के कोने में क्या होना चाहिए? मुखिया का बेडरूम। हाँ, बेडरूम, मास्टर बेडरूम, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं आप। वायब में क्या होना चाहिए? तो वहाँ पर वो लेट बात होना चाहिए। इतना ज्योतिष जो मैं बता रहा हूँ, उतना ज्योतिष आपको भी आता है, वो इतना वास्तु हर व्यक्ति को घर में आता है और वो समझता है मैंने ज्योतिष वास्तु के अनुसार घर बना लिया। वास्तु के 32 जोन होते हैं, 32 आय होती हैं, 16 द्वार होते हैं। पूरी आय और जोन के आधार पर वास्तु निकलता है। वास्तु का प्रॉपर नक्शे को डिग्री वाइज अगर निकाला जाए तो एक एक डिग्री के अकॉर्डिंग सारा निकलता है। और किसी की राशि में दक्षिण दिशा सूट करेगी, पूरब का है परेशान हो जाएगा, किसी को उत्तर करेगी, किसी को पश्चिम करेगी, हर व्यक्ति को एक सी दिशा सूट नहीं करेगी। तो उसको प्रॉपर एक अच्छे ज्योतिषी से मिलकर के उसका फलादेश करवाना चाहिए, वास्तु शास्त्री को बुला करके, और नक्शा में पूरी तरह करेक्शन कराना चाहिए, तभी वास्तु प्रॉपर हो सकता है। ये 10 मिनट में वास्तु को समझा देने से वास्तु ठीक नहीं हो सकता है। आजकल तो वैसे ही होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वही वास्तु शास्त्री बन जाते हैं। अब आपने 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, ये किन किन चीज़ों पर था? 9 वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे पूरे ज्योतिष और वास्तु से संबंधित ही है।
और कुछ हाँ कुछ धर्म से रिलेटेड भी है और बाकी मोस्टली मेरे ज्योतिष वास्तु से रिलेटेड है। और निश्चित तौर पर एक अच्छा करने का प्रयास था, कुछ बड़ा करने का प्रयास था। प्रयास करते गए, हम चलते गए, कारवां बढ़ता गया, हम चलते गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने नहीं निकले थे, अपने आप बन गए। और बस प्रभु की माया है और अब आगे भी करते जा रहा है। उद्देश्य ये नहीं है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। उद्देश्य अगर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है तो वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाना है कि जो गरीब व्यक्ति है, असहाय व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति जब मेरे पास आते हैं, इतना मन द्रवित होता है कि उनसे मैं फीस क्या लूँ, लौट के उनको 5,000 रुपये और दे देता हूँ, जाओ तुम चुपचाप। तो निश्चित तौर पर जब लोगों की दर्द देखता हूँ तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर मैं आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ इतनी शक्ति दें कि लोगों की मैं सेवा सामर्थ्य जो कर रहा हूँ करता रहूँ, हमेशा करता रहूँ। मेरे मन में छल कपट लालच द्वेष कभी ना आए, बस भगवान से यही सुबह शाम प्रार्थना करता हूँ। गुरुजी, आपका शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है, काफ़ी दूर दूर से लोग आपके पास आते हैं। अगर हमारे किसी ऑडियंस को आप तक पहुंचना होगा तो वो क्या करेगा, कैसे, कहाँ जाना है उसे? अगर आप आना चाहते हैं तो आपका सबसे पहले हृदय से स्वागत है। हमारा ओम विहार कॉलोनी के पास रावतपुरा फेज 1 में हमारा अजीत शास्त्री गुरु जी के नाम से हमारा एक स्थान है। उस स्थान पर आइए, आपका स्वागत है। और हमारा एक मोबाइल नंबर भी है 9926111321। ये ऑफिस का नंबर है, आप इस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और आपकी जो भी समस्या हो आप हम तक आएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो शायद आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी कि आपके जीवन में खुशियाँ आ गई। इसलिए अपनी खुशियों के लिए ज़रूर मेरे पास आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने इतनी लंबी बात की हमसे पॉडकास्ट में, आपने इनविटेशन हमारा एक्सेप्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।